नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री यानी रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जो अपने दौर से इतनी आगे थी कि उसकी तकनीक देखकर हम आज भी हैरान रह जाते हैं। और फिर अचानक ये पूरी की पूरी सभ्यता मिट्टी के ढेरों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई। तो चलिए आज एक इन्वेस्टिगेटर की तरह इस प्राचीन पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों का एक इतना बड़ा साम्राज्य अचानक गायब कैसे हो सकता है। जरा खुद सोचकर देखिए। एक ऐसी सभ्यता जो अपने सबसे सुनहरे दौर में थी, जिसके पास बेहतरीन और फुली प्लान्ड शहर थे, वो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह ओझल कैसे हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब हवा में धुआं हो गए। तो आखिर वहां हुआ क्या था? आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस खोई हुई दुनिया के विशाल आकार का, इसके फैलाव का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 1052। जी हाँ, अब तक पुरातत्वविदाओं ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास 1052 से भी ज्यादा शहरों और बस्तियों की खोज की है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था, बल्कि एक बेहद विशाल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क था, जिसने इस पूरे क्षेत्र को घने रूप से आबाद कर रखा था। ये बिल्कुल एक जायंट पजल जैसा है, जिसके हिस्से हमें आज तक मिल रहे हैं। और अगर हम आबादी की बात करें, वो तो और भी हैरान करने वाली है। उस समय के हिसाब से यहाँ 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों की आबादी का अनुमान लगाया गया है। अगर आप इसकी तुलना उस दौर की बाकी महान सभ्यताओं से करें, जैसे प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता आकार और विस्तार में उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी और विशाल थी। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि उस दौर में इतनी बड़ी आबादी एक साथ रह रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, अतीत की खोज और कैसे एक आकस्मिक घटना ने इस सभ्यता को ढूंढ निकाला। आपको पता है, सदियों तक ये महान शहर जमीन के नीचे बिल्कुल शांति से सोए हुए थे। किसी को इनकी खबर तक नहीं थी। फिर 19वीं शताब्दी में एक ऐसा संयोग हुआ जिसने इस सोई हुई दुनिया को वापस रोशनी में ला दिया। ये कहानी शुरू होती है 1829 में, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश सैनिक ने सबसे पहले हड़प्पा के खंडहरों को देखा था। हालांकि उन्हें उस वक्त लगा कि ये शायद सिकंदर के समय का कोई पुराना शहर होगा। उसके काफी बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब 1924 में एएसआई के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने इन अलग अलग खंडहरों को आपस में जोड़ा और पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि उन्होंने एक बिल्कुल नई और अनजान प्राचीन सभ्यता ढूंढ निकाली है। जॉन मार्शल की उस घोषणा के बाद से लेकर आज तक की जो हमारी इतिहास की समझ है, वो ये दर्शाती है कि ये सभ्यता कोई रातों रात का जादू नहीं थी। 7000 बीसीई के प्री हड़प्पन चरण में मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर खेती और ग्रामीण विकास शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे विकसित होते हुए 2800 बीसीई आते आते ये अपने सबसे उन्नत रूप यानी मैच्योर हड़प्पन फेज में पहुंची। ये लगभग हजारों सालों के मानवीय विकास की एक ऐसी कहानी है जो एक ऊंचाई पर पहुंची और फिर अंत में 1500 बीसीई के आसपास अपने पतन की ओर चली गई। आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, तकनीक के महारथी। आखिर कैसे इन्होंने एक पूरे समाज को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज किया? अगर हम उन निशानियों और अवशेषों पर गौर करें जो ये लोग पीछे छोड़ गए हैं, तो उनकी नगर योजना और तकनीक सच में दंग कर देने वाली है। आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं इनके डिजाइन्स देखकर। सबसे बड़ी बात थी इनका स्टैंडर्डाइजेशन। सोचिए, हजारों किलोमीटर में फैले इन शहरों में ईंटों का आकार बिल्कुल एक जैसा था। उनका वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, गंदे पानी की निकासी और कूड़ा जमा करने की व्यवस्था उस दौर के मिडल ईस्ट की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। उनके पास सार्वजनिक अन्नागार थे, बड़े बड़े स्नानागार थे और वजन और माप का दुनिया का सबसे पहला यूनिफॉर्म सिस्टम उन्हीं के पास था। यह साफ दर्शाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना कुशल और आगे की सोच रखने वाला रहा होगा। और इनकी तकनीक की बारीकी का एक आश्चर्यजनक उदाहरण आपको लोथल में मिले एक हाथी दांत के स्केल में देखने को मिल जाएगा। इस स्केल पर सिर्फ 1.6 मिलीमीटर की दूरी पर निशान बने हुए हैं। कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में इतनी सूक्ष्म और सटीक मेजरमेंट का होना, ये बात सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे हमें समझ आता है कि वो मापतौल और गणित में कितने अद्भुत थे।
अब इन सब चीजों को देखकर एक बहुत बड़ा और उलझावा सवाल पैदा होता है। सिंधु घाटी पर आखिर शासन किसने किया? हैरान की बात यह है कि इतने व्यवस्थित शहरों में हमें किसी भी विशाल महल के अवशेष नहीं मिले। ना ही किसी राजा या शासक की कोई ऐसी मूर्ति मिली जो आम तौर पर बाकी प्राचीन सभ्यताओं में मिलती है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी नजर आने वाले शासक के इतना बड़ा और व्यवस्थित साम्राज्य इतनी आसानी से चल कैसे रहा था? पुरातत्वविदाओं ने इसको समझने के लिए 3 मुख्य थ्योरीज सामने रखी हैं। पहली थ्योरी ये मानती है कि शायद ये पूरा क्षेत्र एक ही केंद्रीय राज्य था, क्योंकि हर जगह ईंटों का आकार और अवशेष बिल्कुल एक जैसे हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे अलग-अलग शहरों के अपने अलग-अलग शासक रहे होंगे। और तीसरी थ्योरी, जो एक्चुअली सबसे अनोखी है, वो ये मानती है कि वहाँ कोई शासक था ही नहीं, वहाँ समाज में सभी को समान दर्जा प्राप्त था। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ किसी एक राजा या सत्ता के होने का ठोस सबूत बिल्कुल भी नहीं मिलता। तीसरा हिस्सा, कला, आस्था और व्यापार, एक वैश्विक नेटवर्क। आइए अब थोड़ा उनकी सांस्कृतिक धरोहरों की तरफ चलते हैं, जो उनकी डेली लाइफ, उनके विश्वास और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों का पर्दा उठाती हैं। इन बेहद महत्वपूर्ण कलाकृतियों को देखिए। सिर्फ 11 सेंटीमीटर लंबी कांस्य की वो मशहूर डांसिंग गर्ल, दाढ़ी वाले प्रीस्ट किंग की मूर्ति और पशुपति की मोहर जिस पर जानवरों से घिरे एक आकृति को बैठा हुआ दिखाया गया है। ये सब बताता है कि वे लोग सिर्फ कुशल शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि उनका एक गहरा धार्मिक झुकाव भी था। और हाँ, उनका व्यापार पूरी दुनिया में फैला था। मेसोपोटामिया तक इन्होंने लैपिस लजूली जैसे कीमती पत्थरों का निर्यात किया था। पहिए वाली बैलगाड़ियों और नावों का इस्तेमाल करके उन्होंने सच में एक विशाल ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क खड़ा कर लिया था। लेकिन इस सब में एक चीज ऐसी है जो हमारे लिए एक चिढ़ बन चुकी है, और वो इस नंबर से जुड़ी है, 600। ये नंबर सिंधु घाटी की भाषा और लिपि का एक बहुत बड़ा रहस्य है। अलग अलग मोहरों और बर्तनों पर हमें लगभग 600 अलग अलग चित्रात्मक प्रतीक यानी पिक्टोरियल सिंबल्स मिले हैं। ये उनकी रोज आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लिपि थी। पर दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे समझ या पढ़ नहीं सका है। और ये बात आधुनिक भाषाविदों को सबसे ज्यादा निराश करती है, क्योंकि देखिए, हमारे पास कोई रोज़ेट्टा स्टोन जैसी चीज नहीं है, यानी कोई ऐसा तरीका या डॉक्यूमेंट जिससे हम इन प्रतीकों को किसी और ज्ञात भाषा के साथ मिलाकर अनुवाद कर सकें। इस वजह से ये लिपि आज भी पूरी तरह अपठनीय बनी हुई है। दाएं से बाएं लिखे जाने वाले ये छोटे छोटे लेख आज भी खामोश हैं, और न जाने इस महान सभ्यता के कितने गहरे रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। और अब हम आते हैं उस चौथे और सबसे आखिरी भाग पर, उनकी रहस्यमयी विलुप्ति, इस महान सभ्यता का अचानक पतन। लगभग 1800 बीसीई के आसपास अचानक एक बहुत बड़ा और नाटकीय बदलाव आने लगा। ये बेहतरीन शहर, जो कभी जिंदगी और व्यापार से रोशन थे, अचानक से खाली और वीराने होने लगे। आखिर ऐसा क्या प्रलय आया कि लोगों को अपने ही हाथों से बनाए इन महान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया? इस पतन को लेकर 2 मुख्य विचारधाराएं हैं। पहली, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसके अनुसार घोड़ों और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करने वाली खानाबदोश जनजातियों ने उन शांतिप्रिय हड़प्पन लोगों पर आक्रमण किया। वहीं दूसरी है क्लाइमेट चेंज थ्योरी, जो बताती है कि सूखती नदियां, भयंकर रूप से बदलते मॉनसून और तबाह करने वाली बीमारियों ने इस आबादी को खत्म कर दिया। इस बात पर इतिहासकारों की बहस आज भी जारी है। परंतु मॉडर्न साइंस और नवीनतम पुरातात्विक ज्ञान हमें एक अलग ही दिशा में ले जाता है। पहले जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने एक भयंकर आक्रमण का नतीजा बताया था, नए सबूतों ने साबित किया है कि वो दरअसल आखिरी समय में जल्दबाजी में दफनाए गए शव थे। वो कंकाल किसी युद्ध या आक्रमण के शिकार नहीं थे। इस एक खोज ने उस पुरानी इन्वेजन थ्योरी को काफी हद तक नकार कर रख दिया है। तो फिर उनके साथ असल में हुआ क्या था? सबसे लॉजिकल जवाब जो आज सामने आता है वो ये है कि इन पर कई सारी विपत्तियां एक साथ टूट पड़ी थीं। सरस्वती नदी का सूख जाना, किसी भूकंप या टेक्टोनिक इवेंट की वजह से घगर हकरा नदी का अपना पूरा रास्ता बदल लेना और मानसूनी हवाओं का पूर्व की ओर खिसक जाना, जिससे उनकी खेती बर्बाद हो गई। ऊपर से मलेरिया जैसी बीमारियों का फैलना।
इन सभी पर्यावरणिक आपदाओं ने मिलकर ऐसी दुखदाई स्थिति पैदा कर दी कि पूरी नगरीय व्यवस्था बिखर गई और अंत में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरन गंगा घाटी की ओर पलायन करना पड़ा। ये प्राचीन सभ्यता अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई है जो आज भी हमें हैरत में डाल देती है। इस एक्सप्लेनर के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए मैं स्कॉलर जेफरी डी लॉन्ग की उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ जहाँ वे लिखते हैं कि इस सभ्यता के प्रति इतना आकर्षण इसलिए है क्योंकि इनकी तकनीकी प्रगति का स्तर बेहद ऊंचा था। सच ही है, एक ऐसी प्राचीन दुनिया जिसका विकास और जिनकी इंजीनियरिंग आधुनिक दौर में भी प्रशंसा के काबिल हो, वो हमेशा हमारे लिए एक प्रेरक और अद्भुत विषय बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज तक इस विशाल क्षेत्र का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही खोदा जा सका है। जरा सोचिए, सिंधु घाटी के इन मिट्टी के ढेरों के नीचे अभी भी ऐसे कौन से उन्नत रहस्य, कौन सी नई खोजें दफन हैं जिनके बारे में हमें आज कोई अंदाजा भी नहीं। क्या पता आने वाले समय की खोजें मानव इतिहास के बारे में हमारी आज की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दें। ये प्राचीन पहेली आज भी हमारे आने वाली खोजों का शांति से इंतजार कर रही है। आज के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।